हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित जीएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप अचीव कर पाएं, उसी के बारे में आज कंप्लीट रणनीति पर चर्चा होगी इस वीडियो में। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, क्योंकि आगे आप लोग को आने वाले दिनों में 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का सभी विषय का कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और चूंकि इसके पहले भी मैं पीआरटी का जस्ट अपलोड किया हूं 2-3 दिन पहले, आप लोग उसको जाके देख लीजिए जो पीआरटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप कैसे अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं उस वीडियो में मैंने कंप्लीट स्ट्रेटेजी पर बात की है। थोड़ा सा हम अपना परिचय दे दें तो मेरा नाम गुड्डू पांडे है और मैं बीपीएससी टीआरई 3 में एसएसटी के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्लास 6 to 8 के लिए और 9-10 के लिए यानी जूनियर और टीजीटी दोनों के लिए चयनित हुआ हूं। और मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स के साथ साथ जीएस में भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। नतीजा यह हुआ कि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन जनरल में हुआ है। तो मैं अपना कंप्लीट स्ट्रेटेजी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। और वैकेंसी श्योर आ रही है, अच्छी खासी संख्या में आ रही है, तो तैयारी अभी से कर दीजिए, क्योंकि जिनको सिलेक्शन चाहिए वह लग चुके हैं, उन्हें समय गंवाने की जरूरत नहीं है। किसी भ्रम में मत रहिए कि वैकेंसी नहीं आएगी, 100% आएगी भाई। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, क्योंकि हर समय हम गाइड करने वाले हैं, हर समय इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन से रूबरू कराने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में छपेगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेगा। तो ऐसा वैसा क्वेश्चन हम एनालिसिस करके आप लोग को देने का प्रयास करेंगे, तो सब्सक्राइब करके बने रहिए। चलिए, और देखिए एक चीज और बताएंगे, जैसे आप लोग चाहते हैं कि नोट्स वगैरह या सबसे पहले अपडेट, चूंकि यूट्यूब से पहले अपडेट अगर कोई सूचना आती है तो आप तक पहुंच सके, तो टेलीग्राम में का लिंक जो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही कमेंट बॉक्स में हम पिन कर दे रहे हैं, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि सबसे पहले अगर कुछ आता है तो इजी रहता है कि टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है, उसके बाद वीडियो बनाकर लाने में यूट्यूब पर थोड़ा समय लगता है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, बहुत ज्यादा वहां से आप लोग को बेनिफिट्स होगा। नोट्स वगैरह भी वहीं पे हम मैक्सिमम देते हैं। और आप टीआरई से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको चाहिए, जो प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई में, वो तमाम टीआरई 1 हो, 2 हो या टीआरई 3 हो, अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन और उनका फाइनल आंसर के साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आप लोग को प्रैक्टिस करने में काफी हेल्प होगा। तो आप सब्सक्राइब करके बने रहिए और वहां पे ज्वाइन हो जाइए, बहुत ज्यादा हेल्प होगा। चलिए आप शुरुआत करते हैं। तो आप सभी लोग को पता है कि जीएस में चूंकि 40 नंबर का होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए, उसमें 40 नंबर का जीएस होता ही है। 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट होता है, 40 नंबर का जीएस होता है, टोटल 120 नंबर होता है जिस पर आपकी मेरिट तैयार होती है। साथ ही साथ 30 नंबर का हिंदी भी होता है जिस पर मेरिट तैयार नहीं होती है, हालांकि क्वालिफाई करना जरूरी होता है। 30 नंबर में 9 नंबर लाना जरूरी होता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश होते हैं, दोनों को मिला के 9 नंबर चाहिए। तो अभी हम चूंकि जीएस पर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका समझ लीजिए। आप लोग हो सके तो पेन और पेपर, चूंकि मैं बोर्ड पे नहीं हूं, बहुत जल्द बोर्ड भी आप लोग को देखने को मिलेगा, तो बहुत जल्द बोर्ड पे भी आप लोग को गाइड करने का मौका मुझे मिलेगा और मैं उसका प्रयास भी कर रहा हूं। तो फिलहाल आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और उसमें जो जो हम बता रहे हैं नोट डाउन कर लीजिए, काफी हेल्प होगा भाई। चूंकि टीआरई 2 में मेरा 1-2 नंबर से छटा था, तो उसका सीधा सा नतीजा यही था कि जीएस बहुत अच्छा नहीं गया था। और इस बार मेरे सब्जेक्ट में 1-2 नंबर कम होने के बावजूद भी जीएस मेरा बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। नतीजा यह हुआ कि मुझे जनरल में सिलेक्शन हुआ है, जनरल में ईडब्ल्यूएस से होने के बावजूद भी जनरल में सिलेक्शन हुआ। टीजीटी में 480 रैंक है यूआर में, और जूनियर में बात करें तो 794 के करीब में रैंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें 5 सब्जेक्ट से मुख्यतः प्रश्न आते हैं आपको जीएस में। कौन कौन आता है? एक मैथ होता है, दूसरा साइंस होता है, तीसरा ज्योग्राफी होता है, चौथा आपको मॉडर्न हिस्ट्री होता है और 5वां करंट होता है। ये 5 सब्जेक्ट से 8-8 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। गणित से 8, विज्ञान से 8, भूगोल से 8, आधुनिक इतिहास से 8 और करंट से 8। अब टोटल मिला के हो जाते हैं 40 प्रश्न। अब इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए जिससे आपको बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना हो और लिमिटेड सोर्स में आप मैक्सिमम नंबर 30+ नंबर आप ला सके। तो चलिए, इसमें सबसे पहले अगर गणित की बात करें तो गणित के लिए आप पूरे प्रीवियस ईयर जो अभी तक जीएस में पूछे गए हैं प्रश्न, उसको पूरी तरह अच्छे से पढ़ जाइए। अब ऐसा नहीं है कि आप आर.एस. अग्रवाल का ले लीजिए या किसी का मैथ का पूरा क्लास ले लीजिए और उसको आप देखिए सिर्फ जीएस के लिए 8 नंबर के लिए, नहीं। आप अभी तक टीआरई 1, 2, 3 का, वो चाहे 11, 12 का पेपर हो या 9, 10 का पेपर हो या 6 to 8 का पेपर हो या 1 to 5 का पेपर हो, उठाइए और उसमें जो भी मैथ पूछे गए हैं, जिस जिस चैप्टर से पूछे गए हैं उसको पढ़ जाइए, बना जाइए।
बनाएंगे कैसे? तो YouTube पर जैसे सर्च कीजिएगा तमाम तरह के उसके सॉल्यूशन वीडियो आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा, तो वहां से बना लीजिए। नहीं तो बहुत सारा बुक आता है जो टीआरई से संबंधित तमाम क्वेश्चन बैंक को सॉल्व के साथ दिया गया होता है, चाहे किरण पब्लिकेशन हो, चाहे प्लेटफॉर्म का हो, चाहे अरिहंत का हो, बहुत सारा बुक आता है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो करना चाहे तो बहुत सारा रिसोर्सेस है। तो गणित के लिए आप प्रीवियस ईयर सिर्फ क्वेश्चन देखिए और उसके आधार पर उसी चैप्टर से बहुत ज्यादा प्रयास क्वेश्चन का कर लीजिए। आपका गणित 8 पूछा जाता है, 6-7 तो श्योर मार दीजिएगा, जिसका गणित कमजोर है उसका भी। अच्छा, इसमें भी बात करें तो लगभग देखिए रैखिक समीकरण पूछता है, घात घातांक पूछता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछता है, क्रय विक्रय में पूछता है, उसके बाद आपको पूछ देगा कि लॉस एंड प्रॉफिट पूछ देगा, उसके बाद आपसे अनुपात समानुपात पूछ देगा। यही सब कुछ सिलेक्टेड है टॉपिक, उसी से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। सामान्य वर्ग का क्षेत्रफल पूछ देगा, आयत का विकर्ण पूछ देगा, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। मैथ में बहुत ज्यादा हार्ड नहीं मिलते हैं। चलिए विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आपको 8 नंबर पूरा करने के लिए अगर चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा जो प्रश्न हो वो भी नहीं छूटे आपसे, तो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 10 तक का आप श्योर पढ़ लीजिए। जी हाँ, क्लास 6 से लेकर 10 तक का आप एनसीईआरटी साइंस का पढ़ जाइएगा, तो आप विश्वास रखिए कि 7-8 में से लगभग 6 प्रश्न तो आपके कहीं नहीं गए। और 2 प्रश्न जो होंगे वह ऐसे प्रश्न होते हैं जो शायद सभी से नहीं बन पाते, मुश्किल 1-2 लोग ही उसको बना पाते, वो भी भेटी टिक देते हैं तो उनका सही हो जाता है। नहीं तो 1-2 प्रश्न तो ऐसा ही भी दिया जाता है कि किसी से नहीं बने। तो आप क्लास 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ जाइए। इसमें एससीईआरटी यानी बिहार सरकार की पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी यानी जो केंद्र सरकार की पुस्तक होती है उसको पढ़ जाइए, विज्ञान आपका तैयार हो गया। अब बात करें भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए भी आपको 6 to 10 तक का ज्योग्राफी पढ़ना होगा और उसमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना होगा। आप 40 नंबर की तैयारी कर रहे हैं तो, हालांकि अगर आप सब्जेक्ट का ज्योग्राफी का तैयारी कर रहे हैं तो उसका अलग से वीडियो मेरा आने वाला है, बहुत जल्द वो आएगा अलग अलग सब्जेक्ट का, तो उसमें हम बताएंगे कि उसका कैसे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ जीएस में अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है तो आप एससीईआरटी को भी देख सकते हैं, 1-2 प्रश्न वहां से आएंगे तो वो आपसे नहीं छूटेंगे, वो भी आप बना पाइएगा। तो एससीईआरटी यानी बिहार सरकार और एनसीईआरटी यानी केंद्र सरकार। तो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, वेल एंड गुड, और साथ में एससीईआरटी पढ़ लेते हैं तो कोई बात ही नहीं है, सारी तरह से आपकी तैयारी हो जाती है। तो भूगोल का यह आपका सिनेरियो है। बात करें इतिहास, आधुनिक भारत यानी इतिहास, आईएनएम से प्रश्न आते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे भी 8 प्रश्न रहते हैं। और मुख्यतः इसमें आपको देखिएगा 1857 की क्रांति से लेके और आपको 1947 तक के प्रश्न मुख्यतः देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो 1857 के पहले के होते हैं, तो उसके लिए आपको कंप्लीट तैयारी कीजिए मॉडर्न, जहां से मॉडर्न शुरुआत होती है। यानी हम कहते हैं कि 1498 ईस्वी से जब पुर्तगाल का आगमन होता है, पुर्तगाल कंपनी का, उस समय से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए और 1947 तक पढ़िए। कहने का मतलब कि देखिए शॉर्टकट पढ़िएगा तो अगर कहीं पैटर्न बदल दे तो, जैसे इस बार बदला, जैसा देखिएगा 9-10 में बहुत सारा उल्टा सीधा प्रश्न पैटर्न बदल के पूछा गया। मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी प्रश्न नहीं था, जो एसएसटी का एग्जाम दिए सब्जेक्ट का उन लोग का, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी नहीं था, बल्कि पिछले बार बहुत ज्यादा पूछा गया था। तो इसलिए कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि इसकी आपके पास समय कम है, बहुत लिमिटेड सोर्स में आप चाहते हैं तैयारी, तब आप स्किप कर सकते हैं, तो आपके लक पे डिपेंड करता है। नहीं तो अगर आप सच में पूरी तरह कटिबद्ध है कि नहीं हमको एक जॉब चाहिए ही, तो आप आसानी से उसको पूरा अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, तो कोई प्रश्न छूटने की जरूरत नहीं होगी, सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। तो आधुनिक इतिहास के लिए 1498 से लेकर और 1947 तक इसको पढ़ना कहां से है, तो आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पढ़ना होगा। कौन सा पढ़ना होगा, तो क्लास 8 का सिर्फ पढ़ना होगा, क्लास 8 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी यानी बिहार सरकार की भी। बिहार सरकार की इसमें क्यों हम इतना जोर दे रहे हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि बिहार स्पेशल से जो प्रश्न 2-3 देखने को मिलते हैं, वह आपको जब क्लास 8 का आप बिहार सरकार वाली बुक पढ़िएगा हिस्ट्री का, वहां से बहुत ज्यादा बिहार स्पेशल आपको कंप्लीट हो जाएगा, जो कि प्रश्न नहीं छूटेंगे। और साथ में 10 क्लास का और एनसीईआरटी में 9 क्लास में और एससीईआरटी में 10 क्लास में मात्र एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, वह देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट यह हो जाएगा आपको जीएस का। तो इस जीएस का हो गया। और एक और सब्जेक्ट बचता है करंट। करंट की तैयारी कैसे करें, तो देखिए हम अपना स्ट्रेटेजी अपनाए थे कि पर डे 5-7 करंट ऐसे नॉर्मली देख लेते थे, आया कहीं से पीडीएफ या किसी का यूट्यूब पर देख लिए, 5-10 ही, ज्यादा नहीं, जो ट्रेंडिंग वाला करंट है बहुत ज्यादा फेमस है उसको देख लेते थे। लेकिन एग्जाम के 1 महीना पहले क्या करते थे कि हम एक वार्षिकांक खरीद लेते थे किसी का। हम अपना प्रश्न बताए तो हम स्पीडी का लिए थे,
आप लोग स्पीडी या दृष्टि या एडुटेरिया किसी का खरीद सकते हैं जो वार्षिकांक पूरे साल भर का आता है, उसको आप अच्छे से पढ़ जाइए 1 महीना पहले। 1 महीना पहले क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी से ही अगर आप करंट पढ़िएगा तो करंट का डाटा बदलते रहता है हर महीने, और जैसे वो बदलेगा तो आप पुराना याद किए रहिएगा, फिर नया कुछ और हो गया रहेगा, आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा याद करने में। और 1 महीना पहले चूंकि एग्जाम से पढ़िएगा तो एग्जाम के लगभग 6 महीना पहले से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, और पिछले फिर 6 महीने यानी 1 साल के अंदर का ही प्रश्न देखने को मिलता है। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, नए डाटा को आप नए तरीके से इनहेंस कर पाइएगा अपने अंदर। तो करंट आपको वार्षिकांक ले लेना है किसी भी प्रकाशन का, और उसका मंथली वाइज देख जाना है, उसी में दिया रहता है पीछे। जब देखिए जैसे स्पीडी की बात करें तो स्पीडी में पीछे देखिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, इस सब का महीना वाइज करंट दिया रहता है, उसको देख जाइए। पीछे 812 MCQ दिया रहता है, उसको बना जाइए। और साथ ही आपका जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट संस्था है, जैसे इसरो हो गया, आपको DRDO हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, इस सब से संबंधित जो मुख्य पर्सन है उनको रट जाइए। जैसे चंद्रमा का कुछ अभियान होता है, उसको अच्छे से पढ़ जाइएगा। आपका करंट हम तो कह रहे हैं 8 में 8 मार के आइएगा भाई, मेरा करंट 8 में 8 सही हुआ है। तो इसलिए करंट का हम अपना रणनीति जो अपनाए थे आप को बता रहे हैं। तो ये हो गया प्लस, तो ये तो हो गया NCERT और SCERT बेस प्लस। इतना से अगर आप करते हैं तो आपका 80% या 70 से 80% तैयारी होता है, लेकिन अभी भी आपको 25% छूट रहा है, 30 से 20% छूट रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको सीधा सा एक सपोर्टिव बुक, कोई स्टैंडर्ड बुक रखना है। स्टैंडर्ड बुक कौन सा रखना है, तो देखिए हमने जिससे पढ़ा था वह था, जैसे यहाँ पे देख लीजिए सार संग्रह, यह महेश कुमार बर्नवाल की सार संग्रह आती है। तो इसमें आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको आधुनिक भारत यहाँ पे देख सकते हैं कि आधुनिक भारत दिया हुआ है। तो आधुनिक भारत का इतना सारा चैप्टर है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको हिस्ट्री के लिए। वही अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल का भी इसमें दिया हुआ है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे पूरा भारत का भूगोल दिया है, वर्ल्ड दिया है। तो देखिए जो जो यहाँ पे करंट आप लिख लिए कि GS में कौन कौन हमको चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट का इसमें से सर्च करके पढ़ लीजिए। यानी कि अगर इसमें भूगोल आपको पढ़ रहा है NCERT का और कंप्लीट कर लिए तो भूगोल भी इसमें से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट है, भूगोल भी है, हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, आपको इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी भी है। तो इकोनॉमिक्स पॉलिटी आपको पढ़ना नहीं है GS के लिए, तो सिर्फ आपको ज्योग्राफी इसमें से पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। तो इतना चीज यहां से जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में लाइन भी नहीं बदलता है, सेम टू सेम रिपीट हो जाता है। तो यह आपको यहां से कवर हो जाएगा। एक चीज हम और आपको प्रीफर करेंगे, जैसे जब INM पढ़िएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो देखिएगा ये जो लूसेंट की बुक है, इसमें आप देखिएगा कि जो खास करके कांग्रेस अधिवेशन जो है वह हमको बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसमें बहुत डीपली दिया हुआ है। कांग्रेस अधिवेशन अगर आप इस बुक से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें भी दिया हुआ है लेकिन इसमें कुछ लिमिटेड दिया है, और इसमें अगर सिर्फ कांग्रेस अधिवेशन और वायसराय के कार्यकाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो हम तो कह रहे हैं कि आप GS में 30+ तो गारंटी रख लीजिए 34-35 आसानी से मार सकते हैं, आपके लिए इजी लगेगा GS। तो देखिए हमारे लिए हम तैयारी इसी तरीके से करके गए थे, हमको कोई GS हार्ड नहीं लगा, ना 6 to 8 का ना ही 9 10 का। बहुत लोग कहते थे कि 6 to 8 का बहुत हार्ड था, लेकिन 6 to 8 का भी हार्ड नहीं। 6 to 8 में हमें लग रहा है कि 31 के करीब में मेरा प्रश्न सही है, जबकि मैं एक सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ा था। कौन नहीं पढ़ा था, तो मुझे समय नहीं मिला था, मैं साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ा था, और ज्योग्राफी को भी उतने अच्छे से NCERT को नहीं पढ़ा था, मात्र एक बार पढ़ा था। तो इसलिए तब हम वहां तक पहुंचे थे। तो आप लोग भी अगर इतना तैयारी कर लेते हैं तो समझिए कि आपको बहुत अच्छा नंबर GS में मिल जाएगा, यह मेरी गारंटी है। अगर आप लोग कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन GS ही कराता है और GS ही बिगाड़ता है। बहुत लोग आपको कहते हुए मिल जाएगा भाई मेरा सब्जेक्ट तो ठीक था, GS में 2-3 नंबर और ज्यादा रहता तो हो जाता। और मैं कहता हूं कि अगर 25+ नंबर आपका GS में होने लगा, बढ़ने लगा 25 से ऊपर, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका सब्जेक्ट एवरेज भी गया है तो, अगर सब्जेक्ट में आपका नंबर एवरेज गया और GS में 25+ नंबर आया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं, ना जनरल में तो आपका कैटेगरी में श्योर हो जाएगा, चाहे कटअप कितना भी जाए। तो यह GS का कंप्लीट रणनीति था। और इसमें जैसा हमने बताया कि INM का जो सेक्शन है इससे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि लिमिटेड है तो आपके पास समय बहुत ज्यादा है। और इतना कवर करने के लिए हमको लग रहा है कि अगर 2-2 घंटा समय दीजिएगा तो 2 से 3 महीना बहुत है। अगर सिर्फ 2 घंटा GS पर समय दे रहा है ना, तो ये बुक भी कम पड़ जाएगा आपको पढ़ने के लिए। अगर कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, मात्र 2 घंटा GS पर समय देते हैं रूटीन अनुसार, तो हम रूटीन भी आप लोग को बताने वाले हैं, स्ट्रेटेजी भी बताएंगे कि पर डे का कैसे स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वो भी वीडियो आने वाला है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बने रहिए। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से काफी आप लोगों को लाभ होगा। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी यह चैनल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने दोस्तों को, अपने मित्र को, अपने भाई को, अपने बहन को भी चैनल सब्सक्राइब करके रखवाइए, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट और सटीक अपडेट आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो GS का कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको हो गया, इसीलिए यह पहले दे दिया है कि जब हम सब्जेक्ट का वीडियो लाएंगे
स्ट्रेटेजी का, तो उसमें हम 80 नंबर का बताएंगे। तो जीएस का हम यही वीडियो का लिंक वहां पे टैग करेंगे, क्योंकि जीएस का आप यहां से देख लीजिए और सब्जेक्ट 80 नंबर का हम जब वहां बताएंगे रणनीति, तो वहां से देख लीजिए। क्योंकि दोनों एक में करेंगे तो देखिए जीएस का ही लगभग हमारे ख्याल से 20 मिनट हो गया, और वो बताएंगे तो उसमें भी 15 से 18 मिनट का होगा। 80 नंबर का स्ट्रेटेजी बताएंगे, तो दोनों कंपाइल करते तो लगभग 40-45 मिनट, वीडियो लॉन्ग हो जाता। इसलिए जीएस का अलग दे रहे हैं, और इसका लिंक प्रत्येक सब्जेक्ट का जब हम बताएंगे तो इसमें हम टैग करते जाएंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, होप फॉर द बेस्ट के साथ, और आपको TRE 4 के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।